नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 10 तरलों के यांत्रिक गुण और इसका अभ्यास क्रमांक है 1। आइए शुरू करते हैं हम लोग। तो हमारा पहला अभ्यास 3 भाग में बटा हुआ है, भाग ए, भाग बी और भाग सी। तो हम एक एक कर बात कर लेते हैं। मस्तिष्क की अपेक्षा मानव का पैरों पर रक्तचाप अधिक होता है। तो इसके लिए हम समझें कि सबसे पहले हमारा हृदय काम करता है और हृदय लगातार रक्त को धमनियों में प्रवाहित करता है। तो हृदय जो है एक पंप की भांति है और इसके फलस्वरूप हमारी धमनियों के अंदर रक्त का प्रवाह होता है। रक्त जिस दाब से धमनियों में प्रवाहित होता है उसे रक्तचाप कहते हैं। ये रक्तचाप कहलाता है। दाब के लिए जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी द्रव स्तंभ के कारण से दाब H रो G के बराबर होता है, जहां G गुरुत्वीय त्वरण है, रो घनत्व है, तो यहाँ रक्त का घनत्व आएगा और H जो है ये हाइट है। हाइट यानी कि उस कॉलम की या उस नलिका की, और यहाँ पर हम बात करें तो ये धमनियों की संदर्भ में होगी बात। तो धमनियों की ऊंचाई या लंबाई कह सकते हैं इसे हम। तो इसके द्वारा जो दाब होगा वो ज्ञात होगा और वही हमारा रक्तचाप कहलाएगा। तो यदि नलियों की ऊंचाई ज्यादा है तो दाब का मान भी ज्यादा हो जाएगा, H का मान बढ़ेगा तो P का मान भी बढ़ जाएगा। तो शरीर में जब रक्त प्रवाह होता है तो पैरों की धमनियां अधिक लंबी होती है। हृदय से पैरों तक रक्त को पहुंचने में अधिक दूरी तय करना पड़ती है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो रक्त का कॉलम है वो अधिक बड़ा है बनिस्बत की मस्तिष्क की ओर जाने वाली धमनियों की तुलना में। तो यही कारण है कि पैरों में रक्तचाप का मान अधिक होता है। आइए हम लोग बात करते हैं बी वाले प्रश्न पर। इसका बी भाग कहता है कि 6 किलोमीटर ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब का लगभग आधा हो जाता है, यद्यपि वायुमंडल का विस्तार 100 किलोमीटर से भी अधिक ऊंचाई तक है। हम जानते हैं कि हम लोग वायुमंडलीय महासागर की तली में रहते हैं, अर्थात हमारे ऊपर लगभग 100 किलोमीटर तक वायुमंडल फैला हुआ है और ये वायु पृथ्वी पर दबाव डालती है और उस दबाव को कहते हैं वायुमंडलीय दाब। तो इसका विस्तार लगभग 100 किलोमीटर है। अब यहां बात आ रही है कि 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते जाते वायुमंडलीय दाब का मान आधा हो जाता है। ऐसा क्यों, जबकि ऊंचाई तो 100 किलोमीटर है। तो इसको हम समझा सकते हैं कि जैसे जैसे वायुमंडल में ऊपर की ओर उठते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, वायु विरल होती जाती है, हवा हल्की होती जाती है, घनत्व कम होता जाता है, अर्थात वायु का घनत्व कम हो जाता है। वायु दाब की गणना हम P बराबर H रो G सूत्र की सहायता से करते हैं। H ऊंचाई है, रो घनत्व है और G गुरुत्वीय त्वरण है। तो जैसे जैसे घनत्व कम होता जाएगा वैसे वैसे दाब का मान कम होता जाएगा। तो यदि प्रायोगिक तौर पर देखा जाए तो लगभग 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाते जाते वायु का घनत्व लगभग आधा हो जाता है। अब रो का मान आधा हो जाएगा तो P का मान भी आधा हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि घनत्व एक समरूपता से घटता नहीं है। हम यहाँ घनत्व नीचे सबसे ज्यादा है, जैसे ही हम ऊपर उठते हैं घनत्व कम होना शुरू हुआ और 6 किलोमीटर तक जाते जाते घनत्व का मान आधा रह जाता है। अब जब घनत्व आधा रह जाता है तो दाब का मान भी आधा हो जाता है। तो ये कारण है कि लगभग 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर दाब समुद्र तल पर दाब का लगभग आधा हो जाता है। अब आइए हम लोग पार्ट सी पर बात करते हैं। यद्यपि दाब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल होता है, तथापि द्रव स्थिति की दाब एक अदिश राशि है। तो सामान्यतः दाब जो है वो एक सदिश राशि है, क्योंकि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। पर द्रव स्थितिकी की जब हम बात करते हैं तो हमें इसे एक अदिश राशि के रूप में लेना पड़ता है। इसका मूल कारण है कि जैसे कल्पना कीजिए कि एक समतल सतह पर हमने कोई पत्थर रख दिया, तो पत्थर के कारण से जो भार होगा वो नीचे की ओर क्रियाशील होगा, अर्थात सतह पर जो दाब पड़ेगा पत्थर के कारण से वह नीचे की ओर पड़ेगा।
जबकि पत्थर की साइड की दीवारों पर कोई दाब का अनुभव नहीं होगा। वही अगर हम बात करें कि अगर एक बाल्टी के अंदर पानी रखा हुआ है और बाल्टी की साइड की दीवार पर एक सूक्ष्म सुराख कर दिया जाए तो पानी वहां से बाहर आने लगेगा, और पानी का बाहर आना ये बता रहा है कि पानी जो है वहां पर दीवार पर दबाव पैदा करता है। दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं कि जब गुब्बारे में हवा भरी जाती है तो हवा उस गुब्बारे को चारों ओर से एक जैसा फैलाती है। इसका मतलब यह हुआ कि द्रव के किसी एक भाग पर बल लगाते हैं तो जो दाब उत्पन्न होता है वो सभी दिशाओं में समान रूप से वितरित हो जाता है। अब जब समान रूप से सभी दिशाओं में वितरित हो जाता है तो फिर हम उसकी एक पर्टिकुलर दिशा तो बता ही नहीं सकते। तो जब दिशा नहीं बता सकते हैं तो जो दाब होगा वो क्या होगा, एक अदिश राशि हो जाएगा। तो द्रव स्थितिकी में दाब एक अदिश राशि माना जाता है, ये कारण है। तो ये हमारा पहला वाला प्रश्न या पहला जो अभ्यास है उसके तीनों उत्तर। आइए अब हम अभ्यास क्रमांक 2 हल करते हैं। अभ्यास क्रमांक 2 में कुल 5 भाग दिए गए हैं, तो हम एक एक करके पांचों भागों को हल करेंगे। पहला भाग है पारे का कांच के साथ स्पर्श कोण अधिक कोण होता है जबकि जल का कांच के साथ स्पर्श कोण न्यून कोण होता है। तो हम समझ लें कि स्पर्श कोण क्या होता है। स्पर्श कोण की परिभाषा कहती है कि द्रव जब सतह के संपर्क में आता है तो संपर्क बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ये वाली स्पर्श रेखा की बात कर रहे हैं या फिर इस स्पर्श रेखा की बात कर रहे हैं, ये संपर्क बिंदु पर खींची गई द्रव की सतह पर स्पर्श रेखा है। यह स्पर्श रेखा द्रव के अंदर स्थित तल के साथ जो कोण बनाती है, अर्थात ये वाला कोण, और यदि यहां हम बात करेंगे तो ये वाला कोण, ये वाले कोण जो है ये स्पर्श कोण कहलाते हैं। और स्पर्श कोण की गणना की जाती है cos थीटा बराबर एस एस ए माइनस एस एस एल बटे एस एल ए। अब हम समझ लेते हैं कि ये एस एस ए, एस एस एल तथा एस एल ए क्या चीज है। तो इसके पहले देखें कि माने कि एक पारे की बूंद है। जैसा कि हम जानते हैं कि पारे की बूंद जब कांच की सतह पर गिरती है तो वो अपने गोलीय आकार में बनी रहती है, इस प्रकार से वो फैलती नहीं है। उसके उल्टे जब पानी की बूंद किसी कांच की सतह पर गिरती है तो इस प्रकार से फैल जाती है। तो इसका क्या कारण है इस पर भी हम बात करेंगे, पर अभी हमें स्पर्श कोण के बारे में बात करना है। तो यहाँ देखिएगा कि ये बिंदु हम कहते हैं कि स्पर्श बिंदु है। इस स्पर्श बिंदु पर ठोस है अर्थात सॉलिड है, यहाँ पर लिक्विड है और यहाँ पर एयर है। उसी प्रकार से अगर इस स्पर्श बिंदु की बात करें तो नीचे सॉलिड है, इधर लिक्विड है और इधर एयर है। तो यहाँ पर 3 स्पर्श रेखीय बल क्रियाशील है। ये जो अंदर की ओर बल है इसको हमने एस एस एल कहा है, यानी कि सॉलिड लिक्विड जो इंटरफेस है यहाँ पर लगने वाला बल इस प्रकार से होगा। उसी प्रकार से ये जो एस ऐसे से हम प्रदर्शित कर रहे हैं, ये सॉलिड और एयर इस इंटरफेस पर लगने वाला बल होगा। और यहाँ पर ये जो स्पर्श रेखा खींची गई है ये एल और ए को प्रकट कर रही है, यानी कि इधर लिक्विड है और इधर एयर है। तो ये लिक्विड एयर के कारण से इस पर लगने वाला बल होगा। साम्यावस्था में ये तीनों बल संतुलित होंगे। वैसा ही जल के लिए भी होगा और वैसा ही मर्क्यूरी के लिए भी होगा। तो हमने ये तीनों बलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली कि क्या है। अब देखिए हम उत्तर पर आते हैं कि उक्त चित्र में देखें, द्रव की सतह पर स्पर्श बिंदु पर 3 बल क्रियाशील हैं। एस एल ए द्रव वायु के मध्य क्रियाशील है, एस एस एल द्रव और ठोस के मध्य क्रियाशील है, जबकि एस एस ए ठोस और वायु के मध्य क्रियाशील है। इस पर हम लोग चर्चा कर चुके। पारा और कांच की जब बात की जाए तो पारे और कांच की सतह के लिए एस एस एल बड़ा है एस एस ए से। ये वाला जो बल है सॉलिड और लिक्विड के बीच, ये बड़ा है सॉलिड और एयर से। तो इन दोनों का परिणाम ही क्या होगा, अंदर की ओर होगा। तो ये बड़ा है और ये छोटा है। अब यदि सूत्र में देखें हम तो एस एस ए माइनस एस एस एल, यदि ये राशि बड़ी है तो ये ऋणात्मक चिन्ह आएगा, और ऋणात्मक चिन्ह यदि आता है तो थीटा का मान 90 डिग्री से बड़ा ही प्राप्त होगा।
तो यदि ये SSL बड़ा है SSA से, तो स्पर्श कोण थीटा का मान 90 से अधिक होगा, तब बनने वाला कोण अधिक कोण होगा। तो पारे के केस में स्पर्श कोण अधिक क्यों होता है? क्योंकि जो बल सॉलिड लिक्विड सतह पर लगता है वो सॉलिड एयर सतह से ज्यादा होता है। ये वाला बल, अंदर वाला बल ज्यादा है, ये वाला बल कम है, इस कारण से यह स्पर्श कोण का मान ज्यादा होगा। इसके ठीक विपरीत जल और कांच सतह के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर SSL छोटा है SSA से, यहाँ पर ये वाला बल बड़ा है। हम ये सोच सकते हैं कि यहाँ जो जल का कण है उसको इस बल ने अपनी ओर खींच लिया, और यहाँ पर ये जो पारे का कण था इसको इस बल ने अंदर की ओर खींच लिया, तो इस कारण से ये अंदर की ओर खिंचाव आ गया। और यहाँ पर चूंकि बाहर की ओर खिंचाव आया, इसलिए पानी के जो अणु है ये बाहर की ओर खिंचा गए, यानी कि फैल गए, और ये फैल नहीं पाया क्योंकि पारे का अंदर की ओर आ गया। तो SSL छोटा है SSA, अतः स्पर्श कोण के व्यंजक से थीटा का मान 90 से कम होगा, यानी कि धनात्मक राशि प्राप्त होगी, और धनात्मक मान जो है वो 90 से छोटा होगा, अर्थात न्यून कोण बनेगा। अब आइए हम लोग पार्ट बी करते हैं कि कांच के स्वच्छ समतल पृष्ठ पर कांच फैलने का प्रयास करता है। जैसा कि हमने पार्ट ए में बात करी, देखिए कि फैलने का प्रयास करता है, जबकि पारा उसी पृष्ठ पर बूंद बनाने का प्रयास करता है। ये एक इकट्ठा बूंद के रूप में रहना करता है। दूसरे शब्दों में जल कांच को गीला कर देता है, जबकि पारा ऐसा नहीं करता है। क्यों? इसका कारण देखते हैं। तो पदार्थों के अणुओं के मध्य अंतरा अणुक आकर्षण बल क्रियाशील होता है। ये एक प्रकार का बल है जो पदार्थ के अणुओं के बीच क्रियाशील होता है। आपस में अणु एक दूसरे को आकर्षित करके बांध के रखते हैं, और इसी बल के प्रभाव से पदार्थ ठोस अवस्था में या द्रव अवस्था में या गैस अवस्था में रहेगा, इसका निर्धारण होता है। तो ये बल जो है दो प्रकार का होता है। समान अणुओं के मध्य लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं, और अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को आसंजक बल कहते हैं। तो ये दो प्रकार का बल है। यदि अणु समान है, जैसे कि पारे का अणु पारे के अणु को ससंजक बल से आकर्षित करता है, पानी का अणु पानी के अणु पर ससंजक बल लगाता है, और कांच का अणु पारे के ऊपर आसंजक लगाता है, कांच का अणु पानी के अणु पर आसंजक बल लगाता है। कांच और जल के लिए आसंजक बल का मान ससंजक बल से अधिक होता है। अब मूल बात आ गई कि यदि कांच और जल की बात की जाए तो आसंजक बल ससंजक बल के मान से अधिक है, और अधिक होने से क्या होगा कि पानी कांच के ऊपर चिपक जाएगा। कांच पानी के अणुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा और कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा पानी के अणु कहाँ आ जाए, कांच के ऊपर आ जाए, और पानी के अणुओं में ससंजक बल इतना नहीं है कि वो उसको रोक पाएंगे। इस कारण से पानी कांच के ऊपर फैल जाएगा। अतः जल के अणु कांच पर चिपक जाते हैं तथा उसे गीला करते हैं। पारे तथा कांच की सतह के लिए पारे के अणुओं के मध्य लगने वाला ससंजक बल पारे तथा कांच के अणुओं के मध्य लगने वाले आसंजक बल से अधिक होता है। पारे में ठीक उल्टा काम। पारे के अणु को अधिक बल से आकर्षित करके रखते हैं, वो छोड़ना नहीं चाहते। अब कांच के अणु कोशिश कर रहे हैं कि पारे के अणु चिपक जाए, परंतु पारा छोड़े तो उसके पास जा पाएंगे। तो यही कारण है कि पारे के अणु कांच से नहीं चिपक पाते और वह कांच को गीला नहीं करता है। अब आइए हम लोग सी वाला भाग देख लेते हैं। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। अब नाम तो है पृष्ठ तनाव, पर पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। तो इसके लिए हम पृष्ठ तनाव की परिभाषा देखते हैं। तो पृष्ठ तनाव द्रव की स्वतंत्र पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की प्रति एकांक लंबाई पर लंबवत लगने वाले बल को कहते हैं। द्रव की सतह पर यदि हम एक काल्पनिक रेखा खींचे तो उस काल्पनिक रेखा के प्रति एकांक लंबाई पर लंबवत दिशा में लगने वाला बल कहलाता है पृष्ठ तनाव बल। अब चूंकि ये बल बटे लंबाई से प्रकट होता है तो इसमें क्षेत्रफल का कोई कॉलम नहीं है, तो यह क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। अब आइए हम लोग डी पार्ट पर आते हैं। जल में घुले अपमार्जकों के स्पर्श कोण का मान कम होना चाहिए। अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट, जिनसे हम कपड़े धोते हैं उनको अपमार्जक कहते हैं, और जब हम इनको जल में घुलते हैं तो ये पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं।
और पृष्ठ तनाव कम होता है तो केशिकत्व का मान बढ़ जाता है। केशिकत्व से तात्पर्य है कि यदि किसी केश नलिका को द्रव में डुबोया जाए तो केश नलिका में द्रव ऊपर चढ़ जाता है, और यह स्पर्श कोण पर निर्भर करता है। स्पर्श कोण का मान जितना कम होगा द्रव उतना ज्यादा चढ़ेगा, यानी कि केशिकत्व उतना ही अधिक होगा। तो स्पर्श कोण का मान जितना कम होगा केशिकत्व का मान भी उतना ही अधिक होगा। तो अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट का काम यह है कि कपड़ों के अंदर से गंदगी को निकालना। अब कपड़ों के अंदर रेशे होते हैं और रेशों के आपस में मिले रहने से वहां पर केश नलिकाएं बन जाती हैं। तो जैसे ही कपड़े को हम उस अपमार्जक में डिटर्जेंट में भिगोते हैं तो अपमार्जक उन रेशों के अंदर चढ़ना शुरू करते हैं, कपड़े के अंदर पहुंचना शुरू करते हैं। तो जितना स्पर्श कोण कम होगा उतनी अधिक गहराई तक अपमार्जक प्रवेश कर जाएगा और अंदर से वो उस मेल के या धूल के कण को बाहर निकाल देगा। तो एक अच्छे अपमार्जक के लिए स्पर्श कोण का मान कम होना चाहिए। अब आइए हम लोग ई पार्ट पर बात कर लेते हैं। किसी बाह्य बल का प्रभाव न हो तो द्रव बूंद की आकृति सदैव गोलाकार होती है। ये बात बिल्कुल सही है कि यदि हम एक स्वतंत्र बूंद की बात करें, चाहे पानी की बूंद हो, चाहे पारे की बूंद हो, या चाहे कोई भी पदार्थ इसको हम द्रवित कर दें, उसकी बूंद देखें तो वो गोल आकार ग्रहण कर लेती है। तो उसका मूल कारण क्या है? तो जब भी कोई पदार्थ द्रव अवस्था में होता है तो उसकी स्वतंत्र पृष्ठ पर एक पृष्ठ तनाव बल क्रियाशील होता है, और पृष्ठ तनाव के कारण से स्वतंत्र पृष्ठ हमेशा न्यूनतम क्षेत्र ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखती है। उसकी कोशिश रहती है कि कम से कम क्षेत्र ग्रहण हो। यह पृष्ठ तनाव का प्रभाव होता है, ये पृष्ठ तनाव के कारण से ऐसा होता है। तो यदि कोई बाह्य बल अतिरिक्त नहीं हो तो कोई भी पदार्थ कम से कम पृष्ठ क्षेत्रफल ग्रहण करने का प्रयास करेगा, और किसी गोलाकार आकृति जो है उसका स्वतंत्र पृष्ठ सबसे कम क्षेत्रफल गोलीय पृष्ठ होता है। तो गोलाकार आकृति का चूंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे कम होता है दिए गए आयतन के लिए, तो वह गोलाकार आकृति ग्रहण कर लेगा।